फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे अपनी जीएसटी क्लासेस और हमारे चल रही थी भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन। उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास है। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो भारत का कौन सा अनुच्छेद है, भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपके चुनाव आयोग, जो आपका निर्वाचन आयोग है, उसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंदर जो आपके निर्वाचन आयोग का प्रावधान है वो आता है आपके अनुच्छेद 324 के अंदर। निर्वाचन आयोग का जो आपका प्रावधान है वो आता है अनुच्छेद 324 के अंदर। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान आपके किया गया है। तो आपके संविधान का अनुच्छेद 324 जो है वो आपके निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समक्ष होता है। जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका पद किसके समक्ष होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के, किसी राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के, राज्य विधानसभा अध्यक्ष के। तो ये होता है आपके, तो जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो इनमें से किसी के भी आपके उसका पद किसी के भी समक्ष नहीं होता है। तो आप इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके क्या कार्य हैं? संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। जो आपका फर्स्ट कथन है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? एक कार्य है आपका संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना। फिर आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी आपके निर्वाचन आयोग का कार्य है। और एक आपका निर्वाचन सूचियां तैयार कराने का कार्य, निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये भी आपके निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। लेकिन किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना, ये आपका निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। तो यहाँ पर आपका जो डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई भी आपके चुनाव आयुक्त के कार्य नहीं है। निर्वाचन आयुक्त का इनमें से कोई भी कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांति ढंग से संपन्न कराना, मतलब चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से आपके संपन्न कराना। तो यहाँ पर आपका जो इस चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है तो वो है आपका चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव की अधिसूचना जारी करना आपके चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघ
राज्य क्षेत्र या राज्यपाल जारी करता है। तो आपके इसको कौन करता है? राज्यपाल या प्रशासक आपके अधिसूचना जारी करता है। राज्यपाल या आपका प्रशासक। राज्यपाल या आपका प्रशासक जो है वो आपके क्या करेगा? अधिसूचना जारी करता है, वो आपके चुनाव आयोग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपके निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर आपका निर्णय देता है। और ये आपका अनुच्छेद 103 में आपके निहित है। अनुच्छेद 103 में आपका प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार। तो जो भारत में आपके मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है वो आपका विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है? तो ये है आपका वैधानिक अधिकार। मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। और ये आपके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। भारत में आपके निर्वाचित और मताधिकार होने का अधिकार आपके लोक अधिनियम 1951 के तहत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपके जो भारत में मत देने का अधिकार है भारत में मत देने का अधिकार आपका विधिक अधिकार है, मतलब वैधानिक अधिकार है। और ये आता है आपके अनुच्छेद 326 में। इसका प्रावधान मिलता है आपके अनुच्छेद 326 में कि मत देने का अधिकार जो है आपका एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, सन 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में, 1 मिलियन मतलब लगभग 10 लाख लगभग कितनी है? तो सन 2009 में जो लोकसभा का चुनाव में आपके निर्वाचकों की संख्या कितनी थी? 815, 613, 714, 903। तो ये थी आपकी 714। वर्ष सन 2009 में लोकसभा के आम चुनाव में निर्वाचक को मतलब मतदान के योग्य व्यक्ति, निर्वाचक आपके जो मतदान देने योग्य हैं उनकी कुल संख्या लगभग आपके 714 मिलियन थी। वर्ष सन 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में बात करते हैं सन 2024 की। तो सन 2024 में ये कितनी थी? सन 2024 में थी आपकी 979.75 मिलियन थी। और आपके सन 2019 में कितनी थी? आपकी सन 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में पंजीकृत निर्वाचकों की कुल संख्या सन 2019 में थी आपकी 911.95। ओके, सन 2019 में आपके 911.95 मिलियन थी। फिर आपके सन 2024 में कितनी हुई? सन 2024 में हो गई आपकी 979.75। और सन 2009 में कितनी थी? आपके 714 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपकी लोकसभा का क्रम दे रखे हैं और चुनाव वर्ष दे रखे हैं। तो आपकी 11वीं लोकसभा जो आपकी चुनाव हुआ था 11वीं लोकसभा का, वो आपका 1996 में हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था। 7वीं का आपके 1982 में हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। बल्कि आपके जो 7वीं लोकसभा के चुनाव जनवरी 1980 में संपन्न हुए थे। कब हुए थे? आपके जनवरी 1980 में संपन्न हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 13वीं दे रखी है 1999 में। हाँ, 13वीं लोकसभा के आपके 1999 में ही संपन्न हुए थे। और 9वीं के हुए थे आपके 1989 में। आपकी जो 9वीं लोकसभा है उसका चुनाव आपके कब संपन्न हुए थे?
79 में संपन्न हुए। तो यहाँ पर आपका एक ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी, जो आपकी 7वीं लोकसभा के चुनाव जो संपन्न हुए थे वो आपके जनवरी 1980 में हुए थे, ना कि 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? किस वर्ष आपके निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया? 1982, 1988, 1979, 1990। तो ये बनाया गया था आपके 1979 में। 1979 में आपके 16 अक्टूबर 1979 में क्या को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक आपके 2 ही पद पर रहे थे। 1 जनवरी 1990 तक आपके 2 ही सदस्य जो थे पद पर रहे। फिर आपके 1 अक्टूबर 1993 में 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई, और तब से लेकर वहां जब क्या हुआ, आपके पुनः 2 की नियुक्ति की गई, और तब से लेके 1 अक्टूबर 1993 से लेकर अब तक आपके 3 सदस्यीय आयोग है, जो आपका ये है निर्वाचन आयोग, ये अब तक आपके 3 सदस्यीय आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को, और आपके 25 फरवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे। तो आपका नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 जनवरी को ये आपके मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में, जो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी उसके उपलक्ष्य में यह आपके मनाया जाता है। और यह दिवस 25 जनवरी सन 2011 में शुरू किया गया था। ये शुरू कब हुआ था? ये आपके शुरू किया गया था 25 जनवरी सन 2011 से। शुरू कब से हुआ था? 25 जनवरी सन 2011 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। तो जो आपके कोई भी राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता प्राप्त कर सकता है? आपके कोई भी जो आपका राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। तो आपके कितने राज्यों का वो आपका दल होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपके 4 राज्यों में। ओके, ये 4 राज्यों में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कोई आपका राजनीतिक दल है, कोई पार्टी है आपकी, उसको आपके क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है आपका, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में आपके 6% वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन सी है आपके, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में आपके 8% वोट प्राप्त करता है, या आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आपको कोई भी पार्टी है उसको आप क्षेत्रीय दल के रूप में उसको मान्यता कब मिलेगी? उसको मान्यता तभी मिलेगी जब वो आपका राज्य या लोकसभा या आपके विधानसभा चुनाव में 8% मतलब 8% वोट जो आपकी प्राप्त करता है। या तो वो 8% वोट प्राप्त करे तो आपका कोई भी दल आपका
कब क्षेत्रीय दल बन सकता है? लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 8% मतलब न्यूनतम 8% वोट उसको प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। जो राष्ट्रीय शब्द था वो आपके किससे प्रभावित था? प्राचीन भारतीय पूर्वधारण से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, यूरोपीय पूर्वधारण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो ये आपके प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से आपका जो राष्ट्रीय कांग्रेस में आपका राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आपकी तेलुगु देशम जो है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। भारत में आपके 6 जो दल हैं, आपके 6 राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, कितने दल हैं आपके? 6 दल हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा आपके प्राप्त है। 6 दल हैं ऐसे। ओके, 6 दल हैं जिनको राजनीतिक मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल के में मान्यता प्राप्त है। उनमें से पहला है आपका भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। दूसरी है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर थर्ड आती है आपकी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। फिर उसके बाद आती है आपकी बहुजन समाज पार्टी हो गई। उसके बाद है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी आपकी क्या है? राष्ट्रीय दल है। ये दल, इस दल को भी आपके राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। एक है आपकी नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और एक बची है आपकी लास्ट बची है आपकी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। ओके, 6 हो गई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और 6 हो गई आपकी आम आदमी पार्टी। ये आपके 6 दल हैं जिनको आपके राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? जो आपके इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी उसका संस्थापक कौन था? आर श्रीनिवासन, भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालचारी और लाला लाजपत राय। तो आपके इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा कब हुई थी? 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे कुछ राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है। उनमें से कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ये है आपके सीपीएम ने 32 सीटें जीती थी और आपके टीडीपी ने 30 सीटें जीती थी, बीजेडी ने 10 और बीएसपी ने जीती थी आपकी 1 सीट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। जो टीडीपी है उसने आपके 29 सीटें जीती थी, 29 सीटें जीती थी, 30 नहीं जीती थी। 13वीं लोकसभा में टीडीपी ने कितनी जीती थी? 29 सीटें जीती थी।
अब ये बात हो गई आपकी 13वीं लोकसभा की। 13वीं लोकसभा की हो गई। अब देख लेते हैं 17वीं लोकसभा में इन्होंने कितनी कितनी सीटें जीती थी। आपकी 17वीं लोकसभा में और एक देखेंगे 18वीं में, 17वीं में और 18वीं में। तो सीपीएम ने 17वीं लोकसभा में जीती थी आपकी 3 सीटें। सीपीएम ने आपकी 17वीं लोकसभा में 3 सीटें जीती थी और 18वीं में जीती थी 4 सीटें। नेक्स्ट है आपका टीडीपी। टीडीपी ने आपकी 17वीं जो लोक सॉरी 13वीं लोकसभा में, ये आपकी 13वीं लोकसभा है, इसमें जीती थी इन्होंने 29 सीटें। इस पार्टी ने 29 सीटें जीती थी। फिर आपकी 17वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें इसने जीती थी 3 सीटें। फिर आपकी 18वीं हुई, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, इसमें जीती टीडीपी ने 16 सीटें। फिर नेक्स्ट आती है आपकी बीजेडी। बीजेडी ने आपकी 13वीं लोकसभा में 10 सीटें जीती। बीजेडी ने कितनी जीती? 10 सीटें जीती। 17वीं लोकसभा में इसने 12 सीटें जीती। फिर आपकी 18वीं लोकसभा में इसने 0 सीटें जीती। फिर उसके बाद आती है आपकी बीएसपी। तो बीएसपी ने 13वीं लोकसभा में कितनी सीटें जीती थी? बीएसपी ने 13वीं लोकसभा में जीती थी 14 सीटें। कितनी जीती थी? 14 सीटें जीती थी। फिर आपके 17वीं लोकसभा में बीएसपी ने जीती थी 10 सीटें और 18वीं लोकसभा में कितनी जीती थी? 0। 18वीं लोकसभा में कितनी जीती थी? 0 जीती थी। तो आपका हो गया टीडीपी ने 13वीं लोकसभा में 30 नहीं 29 सीटें जीती थी और यहाँ पर बीएसपी ने भी आपकी एक नहीं 14 सीटें जीती थी। ओके, तो बीएसपी ने भी आपके एक नहीं 14 सीटें जीती थी 13वीं लोकसभा में। तो यहाँ पर आपके 2 मैच नहीं थे, एक तो आपका टीडीपी मैच नहीं था और एक आपका बीएसपी मैच नहीं था। बीएसपी ने एक नहीं 14 जीती थी और टीडीपी ने 30 नहीं 29 सीटें जीती थी। साथ साथ मैंने आपको 17वीं और उनकी 18वीं लोकसभा की कंडीशन भी दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत सम्मिलित है। कारण है आपका वह बहुत सी चीजों की वृहद विस्तार में चर्चा करता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? तो आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है आपका। ऑप्शन ए कहता है दोनों ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर ऑप्शन बी है आपका दोनों ए और आर सही है परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है आपका कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। कारण जो है आपका कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। जो आंतरिक दलीय लोकतंत्र होता है उसका उपयोग होता है ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो। ऐसे दलों के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दल से निकटतम हो। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु पर हो। शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दल के बीच में हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी तिथि थी? जो आपका दल बदल निरोधक अधिनियम है वो आपका कौन सी तिथि को अधिनियमित हुआ था? 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985, 21 अप्रैल 1985। तो ये हुआ था आपके 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम। ये आपका कब हुआ था? 15 फरवरी 1985 को। और ये 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन हेतु विधायक लोकसभा द्वारा 30 जनवरी 1985 तथा राज्यसभा द्वारा 31 जनवरी 1985 को आपके पारित हुआ। 30 जनवरी 1985 को आपके राज्यसभा द्वारा कब पारित हुआ?
राज्यसभा द्वारा आपके पारित हुआ था 31 जनवरी 1985 को। फिर आपके लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा में कब पारित हुआ आपकी? 30 जनवरी 1985 को। 30 जनवरी 1985 को, 31 जनवरी 1985 को आपके राज्यसभा में पारित हुआ। लोकसभा में आपके 30 जनवरी 1985 को पारित हुआ। और फाइनली 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही है अधिनियमित हो गया। और ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था आपके 1 मार्च 1985 से आपके लागू है। 1 मार्च 1985 से ये लागू है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद में आपके संशोधन हुआ था? 52वां संविधान संशोधन था। और ये आपके अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में, जो आपके ये अनुच्छेद है 101, 102, 190 और 191, इन संविधान संशोधन करके, इन संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन में आपके 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची में आपका क्या है? दल बदल का ही प्रावधान है आपकी 10वीं अनुसूची में। तो आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था 101, 102, 190, 191 जो अनुच्छेद है आपके संविधान के, उनमें संशोधन किया गया और आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो आपके किससे रिलेटेड है? दल बदल विरोध, जो निरोधक अधिनियम है उससे आपके रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? किसी एक दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, एक साथ लघु दल बदल, संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब एक साथ लघु दल, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये आपका। और अब मैंने अभी आपको बताया था कि दल बदल निरोधी कानून जो है आपका संविधान में 52वां संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन 52वां 1985 के तहत आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वां संशोधन था, 52वां संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें आपके दल बदल का कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काम राज योजना का उद्देश्य था। तो जो आपकी काम राज योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, सहकारी कृषि का संवर्धन। जो आपकी कामराज योजना थी उसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। क्या करना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपके जीवंत बनाना। जो आपकी कामराज योजना है ये 1936 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। कब तैयार की गई थी? 1936 में। किसके द्वारा? के कामराज। और ये कौन थे? आपके राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके अध्यक्ष थे। तो यह योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने एवं राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि हेतु तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न विधेयकों में से किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो आपका कौन सा विधेयक है जिसे आपको भारतीय संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए? तो ये आपका संविधान संशोधन विधेयक। जो आपका संविधान संशोधन विधेयक होता है उसको संसद के दोनों सदनों में अलग अलग आपके विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है आपके? ये वर्णित है आपके 368 में। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को भारतीय संसद के
दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक। कुल सदस्यों कितना बहुमत होना चाहिए आपके? कुल सदस्यों के आधे से अधिक, आधे से अधिक। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। अब आपके कुल के आधे से अधिक होना चाहिए और आपके उपस्थित और जिन्होंने मतदान किया है, और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। कितने से आपके? 2/3 बहुमत से ये आपके पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, दो राजनीतिक दलों की स्थापना से, मूल अधिकारों से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो ये संबंधित है आपके, जो आपका 79वां संविधान संशोधन है, 79वां संविधान संशोधन संबंधित आपके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। और ये हुआ कब था 79वां संविधान संशोधन? ये हुआ था आपके 1999 में। अनुच्छेद 334 में आपके संशोधन किया गया था। कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? 334 में। 79वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1999 में। और कौन से अनुच्छेद में आपके संशोधन किया गया था? 334 में आपके संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) में सी मतलब सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 73वां संशोधन अधिनियम 1993, 97वां संशोधन अधिनियम 2011, 36वां संशोधन अधिनियम 1975। तो ये था आपका 97वां संशोधन अधिनियम। जो 97वां संशोधन अधिनियम सन 2011 में हुआ था, इसके तहत आपके क्या हुआ था? इसमें आपके अनुच्छेद 1 सी में, अनुच्छेद खंड 1 के सी में सहकारी समितियां शब्द जो है वो आपके जोड़ा गया था। और ये अनुच्छेद आपका 19(1) सी ये आपके भाग 3 में आता है। भाग 3 के अनुच्छेद 1 में आपके सी खंड को जोड़कर सहकारी जो समितियां जो शब्द है वो आपके जोड़ा गया। फिर आपका भाग 4 जो है, भाग 4 के अनुच्छेद 43(a) के बाद 43(b) में आपके क्या जोड़ा गया? सहकारी समितियों का संवर्धन। सहकारी समितियों का संवर्धन। ये आपके कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 43(a) के बाद अनुच्छेद 43(b) में। फिर आपके भाग 9(a) के बाद, भाग 9(a) के बाद आपके क्या जोड़ा गया? भाग 9(b). भाग 9(b) उसमें आपके अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा सहकारी संस्थाओं का व्यावसायिक प्रबंधन, गठन एवं कार्य संचालन संबंधी प्रावधान आपके सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। जैसे आपका ऑप्शन में दे रखा है आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए है आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन 1976। तो 42वें संशोधन में आपका क्या हुआ था? जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपके अखंडता ये शब्द आपके जोड़े गए थे। अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
ठीक है, आपके 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत आपके संविधान की प्रस्तावना के अंदर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द आपके जोड़े गए थे। इसके आगे आपका दे रखा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद क्या दे रखा है आपके 73वां संशोधन, 73वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम 1993। इसमें क्या हुआ था आपके, इसमें आपके संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। एक नया भाग, नया भाग आपका क्या जोड़ा गया था, नौवां भाग। नया भाग आपके नौवां भाग जोड़ा गया और एक आपकी 11वीं अनुसूची भी इसके अंदर ही जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसके अंदर आपके क्या प्रावधान है, इसके अंदर प्रावधान है आपके ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का, आपके ग्राम पंचायत का प्रावधान है। तो आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, नौवां भाग, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और इसके अंदर आपके ग्राम पंचायत का प्रावधान आता और आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको आपका संवैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट बचता है आपके 36वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्या बचता है आपका 36वां संविधान अधिनियम, 36वां संशोधन, 36वां संशोधन अधिनियम, 36वां संशोधन अधिनियम 1975। इसके अंतर्गत आपका जो राज्य है सिक्किम, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ में, सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये आपका बन गया था 22वां राज्य, 22वां राज्य बना। सिक्किम जो है आपका 22वां राज्य बन गया था। ठीक है, तो आपके 36वें संविधान संशोधन अधिनियम में आपके सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये आपके 22वां राज्य बन गया था। इसमें आपके 3 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण आ रहे थे, 42वां, 73वां और 36वां, तीनों ही मैंने आपको करा दिए। 42 में आपके प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जो हुआ था उसमें आपका संविधान के अंदर एक नया भाग, नौवां भाग जोड़ा गया था, उसमें आपकी 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें आपकी ग्राम पंचायत का प्रावधान है और आपकी जो ग्राम पंचायत व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा भी मिला था। नेक्स्ट आपका 36वां आता है। फिर 36वें संविधान संशोधन में आपका सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वो आपका 22वां राज्य बन गया, सिक्किम 22वां राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो ये थी आपकी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले आपके 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी। इसी निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से आपके 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था आपका इसी को निश्चित करने के लिए? 24वां संशोधन अधिनियम, 24वां संशोधन अधिनियम आपके हुआ था 1971 में। ये आपके इसी कारण लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है, जो आपका केशवानंद भारती केस है उसका महत्व किस लिए है? उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपका 1973 में हुआ था ये बात।
ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विद्यमानता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम एक नया राज्य बना। तो कौन सा संविधान संशोधन था आपके, मैंने अभी बताया आपको 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 36वां संविधान संशोधन आपके 1975 संविधान संशोधन आपके 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम एक नया राज्य बना। और कौन सा राज्य बना आपका, 22वां राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सन 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है, 68, 78, 88 और आपका 98। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 98। भारत में मई सन 2013 तक 98 संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। जो संसद भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान में आपके संसद संशोधन कब कर सकती है, तो ये संसद आपके संशोधन कर सकती है और इसका आंसर है आपके अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। जो संविधान में आपकी उल्लेखित भाषाएं हैं, जो भाषाएं उल्लेखित की गई हैं भारतीय संविधान में, उनके संबंध में आपके क्या सही है। राज्य भाषाएं अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। जो आपका सही है आपका, वो आपका ऑप्शन डी सही है। मतलब बोडो जो है आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, ये आपका एकदम करेक्ट है। और ये बोडो जो है आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसे आपके जोड़ा कब गया था, इसे 92वें संशोधन अधिनियम सन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब आप ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी कहता है जो हिंदी है भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ये आपका एकदम इनकरेक्ट है। अनुच्छेद आपके 343 के अनुसार हिंदी जो है आपकी, अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। भारतीय संघ की राजभाषा है। जो हिंदी है वो आपके अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संघ की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संघ की राजभाषा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इसलिए इनकरेक्ट है, इसलिए ये आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि ये आपका जो है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहता है। ऑप्शन बी देखिए, अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अंगिका जो है आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है ही नहीं। ऑप्शन ए क्या कहता है आपका, राज्य भाषा या अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। तो जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।
राज्य किसी भी प्रकार उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वो मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन ये आपका इनकरेक्ट है। जो राज्य है उन्हें बाध्य नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपके ए बी सी तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। मैंने आपको बता भी दिया कि ये क्यों इनकरेक्ट है। बाकी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में ही आपकी बोर्डो को भाषा स्वीकृत किया गया था। ये 12वें संशोधन अधिनियम सन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में, 1960 में एमसी छागला की अध्यक्षता में, 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो ये हुआ था आपके 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। 7 जून 1955 को 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा का आयोग गठन किया था। किसने किया था? आपके राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे आपके? ये तत्कालीन राष्ट्रपति थे। तत्कालीन राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खैर की अध्यक्षता में आपके राजकीय भाषा आयोग है उसका गठन किया था। जिसने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? आपके 1956 में इसने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे इसके आपके? 1956 में तो आपने इसका प्रतिवेदन इसने सौंपा था। 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया था, और परीक्षण किया गया था। तब अध्यक्ष कौन थे आपके जिसने परीक्षण किया था? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने आपका इसका निरीक्षण किया था 1957 में इसकी रिपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु। तो आपकी 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? वो है आपके बंगाली। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार संविधान के तहत अनुसूचित 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी आपके दूसरे क्रम पर आती है। प्रथम पर है आपकी बंगाली, दूसरे क्रम पर आपकी हिंदी, दूसरे नंबर पर आपकी हिंदी आती है, और तीसरे नंबर पर आपकी मराठी। तो पहले सबसे ज्यादा आपकी बंगाली बोली जाती है, दूसरे नंबर पर आपकी हिंदी आती है, और तीसरे नंबर पर आपकी मराठी आती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो यहाँ पर आपके ये देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों से संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? 63 और 64वां, 86 और 87वां, 42 और 43वां, 73 और 74वां। तो जो आपका संविधान संशोधन
73वां और 74वां संशोधन अधिनियम है, ये आपके स्थानीय स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं अर्थात आपके पंचायतों और नगर पालिकाओं से 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपके नगर पालिका पंचायतों और नगर पालिका से आपके संबंधित है। 73वां संशोधन आपके पंचायतों से और 74वां आपके नगर पालिकाओं से नगर पालिकाओं नगर पालिकाओं से आपका के संबंध में भारतीय प्रावधान के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। और ये आपके 1992 में हुआ था। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुए थे आपके? 1992 में आपके हुए थे। और ये अधिनियमित हुए थे आपके 1992 में। और लागू कब हुए थे? लागू हुए थे आपके 1993 में। 1992 में ये अधिनियमित हुए थे, 1992 में अधिनियमित हुए थे और 1993 से ये लागू हुए थे। अब यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए बाकी के संशोधन को भी देख लेते हैं। जैसे आपका ऑप्शन ए है आपका 63वां और 64वां संशोधन अधिनियम। जो 63वां आपका 63वां संशोधन अधिनियम है, 63वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसमें आपके पंजाब में पंजाब में आपातकाल से पंजाब में आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है, पंजाब में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को आपके निरस्त किया था। प्रावधानों को निरस्त किया। तो आपके संविधान संशोधन 63वां जो संविधान संशोधन था 1979 में आपके पंजाब में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। फिर है आपका 64वां संशोधन अधिनियम 1990। इसमें क्या हुआ था? इसमें आपके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई थी। तो 64वें संविधान संशोधन में आपके जो पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए तो हो गया 63वां और 64वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी आता है आपका 86वां और 87वां संशोधन। 86 और 87 को भी देख लेते हैं। 86वां संशोधन अधिनियम सन 2002। इसमें क्या हुआ था आपके? इसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था। मौलिक अधिकार बनाया गया था। इस संशोधन के तहत आपके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। और आपका अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। फिर आता है आपका 87वां संशोधन अधिनियम सन 2003। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके तहत आपका जो 87वां संशोधन अधिनियम था, इसके तहत आपके लोकसभा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के
परिसीमन परिसीमन के आधार को बदल दिया, के आधार को बदला गया। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आधार को बदल दिया और उसका आधार किसे बनाया? सन 2001 की जनगणना को, सन 2001 की जनगणना को आधार बनाया, आधार बनाया। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में आपके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया और इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 में आपके लोकसभा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आधार को बदल दिया, उसमें आपकी सन 2001 की जनगणना को आधार बनाया। नेक्स्ट आता है आपका 42वां और 43वां संविधान संशोधन, इसे भी देख लेते हैं। आपका 42वां संशोधन 42वां संशोधन अधिनियम। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आपके क्या प्रावधान है? इसके अंदर प्रावधान है आपका, इसमें प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को, अखंडता शब्द जोड़े गए किसमें? आपके संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। और इसके अंदर एक और हुआ था आपके, इसके अंदर मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए गए, मौलिक कर्तव्य भी आपके शामिल किए गए थे। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन में आपके एक तो प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, फिर आपका जो मौलिक कर्तव्य थे वो भी 42वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए। फिर आता है आपका 43वां संशोधन अधिनियम 1977। इसके अंतर्गत क्या हुआ था आपके? इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के अधिकार को बहाल किया गया, और रिट जारी करने के अधिकार को बहाल किया गया। तो आपके 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के अधिकार को बहाल किया गया। देखिए, एक अलग से वीडियो मैंने आपकी बनाई हुई है जो आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है। उस वीडियो में मैंने आपके सब के सब संशोधन कंप्लीट कराए हैं। जितने भी संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उस वीडियो में सभी के सब आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन, 75वां संशोधन। जो आपका पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है आपका वो संशोधन है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन जो है आपका वो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। 73वां संविधान संशोधन 1992। ओके, और ये बाकी के संशोधन मैंने अभी आपको ऊपर कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में, 12वीं सूची में। तो जो आपका 13वें संशोधन पंचायत को निर्देशित करता है वो आपकी
11वीं सूची के अंदर आता है। 10वीं अनुसूची में आपके दल बदल का प्रावधान है। ओके, और 12वीं अनुसूची जो है आपकी ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित आपकी 12वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में आपके नगर पंचायत ग्राम पंचायत से संबंधित आपकी 11वीं हो गई, और संविधान के अंदर आपकी 12 ही अनुसूचियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। तो आपका जो पंचायत का कार्यकाल है वो आपके शुरू होता है उसके प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल आपके अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से आपके 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखिए, आपके किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है, पंचायत किसी भी राज्य की पंचायत को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी बंदी बनाए। बंदी बनाने का अधिकार नहीं है, उन्हें छोटे छोटे विवादों को सुलझाने का अधिकार है। विवादों को सुलझाने का अधिकार है। सुलझाने का अधिकार पंचायतों को प्राप्त है, लेकिन वो किसी को बंदी बनाए ऐसा अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका इनमें से किसी भी राज्य को अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका करेक्ट होगा। किसी भी राज्य को की पंचायत को बंदी बनाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके छोटे छोटे विवादों को सुलझाने का अधिकार पंचायत को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत आपके पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा आपके पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इनमें से जो आपका सही नहीं है वो आपका ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन के अंदर आपका नगर पालिका आता है, ना कि ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आता है, 74वां आपका रिलेटेड है नगर पालिका से। तो यहाँ पर आपका यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो आपके 24 अप्रैल को प्रति वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका जो था, 73वां संशोधन 73वां संशोधन अधिनियम 1922 1992 आपका 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। ये लागू कब हुआ था आपके? ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अधिनियमित कब हुआ था आपके? 1992 में। ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसी के कारण आपके 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित हुआ? 1996 में, 1993 में, 1998 में, 1955 में। तो ये पारित हुआ था आपके 1996 में। भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद आपके भाग 9 और अनुच्छेद 243 डी 3
के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो आपके महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित है और ये भाग 9 अनुच्छेद 243 डी के तहत आपके महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है। वैसे आपका जो एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट था ये आपका 1996 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित इस स्थानों की संख्या कितनी है? कुल 1/3, कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थानों का 1/4, परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार। तो महिलाओं की जो स्थिति आपके वो है कुल स्थानों का 1/3। जितने स्थान है आपके पंचायत व्यवस्था में उसका 1/3 आपके महिलाओं को है। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 में से प्रदेश में प्रवत हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचायती चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो कौन से राज्य में आपके पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है? वो है आपके उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसमें आपके अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय किससे है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, पंचायतों के सदस्य हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। और इसका प्रावधान आता है आपके अनुच्छेद 243 है के अंदर। 243 अनुच्छेद 243 है के अनुसार ग्राम सभा का अभिप्राय ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसके व्यापक कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार होते हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्रों के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। और ऑप्शन डी है आपका ए तथा सी दोनों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। जो ग्राम सभा है उसके संबंध में आपका ये कथन सत्य नहीं है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका कारण था पंचायती राज व्यवस्था अपनाने का वो था आपके लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1959 को। और कहां पर हुई थी? आपके नागौर में, नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित, कर वित्त प्रदान करने की शक्ति। तो ये है आपकी केंद्रीय नियंत्रण। स्थानीय शासन की आपकी कौन सी एक विशेषता नहीं है? आपकी केंद्रीय विकेंद्रीकरण जो है आपका स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट कर जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। और एक बात और, इसमें आपके आज संविधान संशोधन भी हुए थे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है वो मैंने आपको एक अलग क्लास में कराए हैं। अगर आप चाहें तो उस क्लास को जाकर देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है।
आप उसको देखेंगे तो आपके सारे संविधान संशोधन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।